Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the lecture series which are related to Pakistan affairs. So ये मैंने टॉपिक करवा दिया था आपको लास्ट क्लास में शाह वलीउल्लाह. आज हम लोग इससे आगे कवर करेंगे. ओके, आज हम लोग करेंगे सर सैयद अहमद खान. पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी सीरीज जो है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, ये इनफ है. पाकिस्तान अफेयर्स जो आता है, CSS PCS PMS, उसके लिए, राइट. क्योंकि इससे बाहर चीज़ें नहीं जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं पूछा जाता इतना जितना पहले पूछा जाता था, क्योंकि अभी करंट इश्यूज जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो लास्ट क्लास में हमने शाह वलीउल्लाह किया था. आज जो है वो मैं आपको सर सैयद अहमद खान पे करवाऊंगी पूरा लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर. ये बेसिकली मेरे अपने नोट्स बने हुए थे, मैंने अपने लिए बनाए हैं, पर आई एम शेयरिंग इट विद यू. तो आपसे एक्सपेक्ट यही करेंगे कि आप जो है वो हमारे एफर्ट्स को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ कंटेंट फॉर यू. अब देखें, सर सैयद अहमद खान जो है ना, उन पे क्वेश्चन आता ही आता है. अब इससे उनकी या तो एजुकेशनल सर्विसेज पूछी जाती हैं, राइट. उन्होंने कैसे जो है वो मुसलमानों की इमेज थी उसको रिवाइव किया है, राइट. सर सैयद अहमद खान का टेरनिटी का कॉन्सेप्ट सही है. सर सैयद अहमद खान ने कैसे जो है वो मुसलमानों का जो एक प्लाइट था, राइट, द प्लाइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द रेबेलियन ऑफ 1857 में. ओके, तो देखें, अगर मैं आपको सर सैयद अहमद खान के पास पेपर्स उठा के दिखाऊं जो क्वेश्चंस आए हैं, तो देखें उनकी कभी कभार पॉलिटिकल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, सही है, ये चीजें आती हैं. कभी उनकी एजुकेशन पे जो उनका जोर था, कभी उनका ये आता है कि भाई सर सैयद अहमद खान जो है वो कैसे रिवाइव किया मुसलमानों की इमेज को 1857 के वॉर के बाद, राइट. और उनका जो रोल क्या रहा ओवरऑल, राइट. अब ये जो मैंने A to Z पूरा कंटेंट क्रिएट किया है सर सैयद अहमद खान पे, ये जो मैं आपको कंटेंट दिखा रही हूँ, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन आ रहा है, प्लाइट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857, सर सैयद अहमद फैमिली बैकग्राउंड इन द अर्ली लाइफ, the eternity of ideas, education reform and unity, entry into politics, educate. ओके, एजुकेशन पे उनका जोर था. तो इन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो है वो इस टॉपिक के अंदर बताने का मकसद ये है, पहले आपका माइंड में क्लियर करती चलूं कि मैंने इसको इतना डीपली सारे पॉइंट्स मैंने क्यों लिखे हैं, राइट. मैं चाह सकती थी, मैं ये भी तो कर सकती थी ना, कि मैं उनकी सिर्फ पॉलिटिकल सर्विसेज आपको बताऊं, या एजुकेशनल सर्विसेज बताऊं, या ये बताऊं कि उन्होंने कैसे मेंड किया मुसलमानों का जो एक किस्म का क्या था, इमेज जो उनकी खराब हो चुकी थी, उनको कैसे उन्होंने रिवाइव किया. तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स भी आपको कवर करवा सकती थी, पर सारी चीजें कवर करवाने का मकसद ये है कि उन पे कोई भी एस्पेक्ट आ सकती है सर सैयद अहमद खान पे, राइट. तो फिर जब क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे मोल्ड करना है अब, राइट. मोल्ड करने का मकसद है कि पाकिस्तान अफेयर्स का जब क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग इंट्रो लिखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो जरूर लिखते हैं उसमें, राइट. फिर क्या लिखते हैं जो है वो फैक्टर्स कौन कौन से थे, राइट. इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़े, वे फॉरवर्ड क्या है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है इसकी, या हम लोग देखते हैं, हम लोग ये लिखते हैं कि भाई उसमें कोटेशंस हमने कितनी लिखी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑथर्स की हमने कितनी रेफरेंसेस दी हुई हैं, ये भी हम लोग लिखते हैं कि भाई वे फॉरवर्ड किया होगा, और कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, राइट. सो एंड में कंक्लूजन भी लिख रहे होते हैं. तो मतलब ये है कि आपको पता तो है कि क्वेश्चन को करना कैसे है, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन किसी एक एस्पेक्ट पे आता है,
तो आपको ये अगर सारी चीजें पता होंगी ना, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन में मुझे कौन कौन सी पॉइंट्स डालनी है। राइट, जैसे एजुकेट एजुकेट एजुकेट, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू irreconcilable nations. Okay, efforts to mend the bridges, visit England, a review of the hunters, the Indian Muslims, services देखें, political, social, educational, religious, efforts to modernize the Muslim community, British system of the election, pure and simple, is not the suitable for the India. Opposition to the Indian National Congress की opposition की थी, contribution to the creation of Pakistan की कौन सी रही, right, his last years उन्होंने क्या किया, branded as a kafir by the orthodox ulama, उनको ऑर्थोडॉक्स जो कट्टर लोग थे, उलमा थे, उन्होंने क्या कहा था, काफिर का लकब दिया था। his success in dispelling the British distrust of the Muslims, ये aspect बहुत ज्यादा आती है। his high sense of the self respect is um, estimate of Sir Syed Ahmad Khan's political stature. Okay, foundation of the Indian National Congress, policy direction of पाकिस्तान, पॉलिसी डायरेक्शन फॉर पाकिस्तान कैसे है ये। ओके, ये चीज आप जरूर लिखा करें। क्या पॉलिसी डायरेक्शन मतलब कैसे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देन कंक्लूजन। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग सर सैयद अहमद खान के इंट्रोडक्शन पे। राइट, इंट्रोडक्शन में हमें कुछ चीजें लिखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रीड करूं आपके लिए, तो सर सैयद अहमद खान stands as a pivotal figure in the history of Indian Muslims post 1857 rebellion. Born into a declining Muslim bourgeois इन दिल्ली। अब इसका मतलब ये होता है, ये मैंने टर्म आपको पहले भी बताया है, एक होता है प्रोलेटरेट क्लास और दूसरा ये होता है मिडिल क्लास। के लिए हम ये बोर्जियोज ये एक वर्ड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है ये प्रोनाउंस करने में, बट आई मस्ट टेल यू कि इसको प्रॉपरली कैसे प्रोनाउंस करना है। बर्जियोजी। ओके, मुस्लिम बर्जियोजी मींस वो जो मिडिल क्लास थे ना, मुसलमान मुस्लिम का एक मिडिल क्लास था, उनका जो डिक्लाइन हो रहा था आफ्टर इंडियन, वो जो एक वॉर हुई थी 1857 में, राइट, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश फैमिलीज थी ना, उनको सर सैयद अहमद खान ने जो है वो शेल्टर दिया था, और उनको सेफली क्या किया था, उनको अपने जो है वो, क्योंकि उनकी फैमिली पूरी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। राइट, तो वो बेसिकली वो रिवाइव करना चाह रहे थे मुसलमानों की इमेज इस वॉर के बाद। ओके, और 1850 1817 में ही विटनेस्ड द gradual erosion of Muslim power and prestige in subcontinent। वो क्या करना चाह रहे थे, विटनेस करते थे ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द मुस्लिम पावर एंड प्रेस्टीज इन द सबकॉन्टिनेंट। अब पहले तो आपको पता है ना कि कितने जो है वो मुस्लिम रूलर्स रहे थे। अब आप मुगल रूलर्स ही देखें, उन्होंने काम तो करवाया था, उन्होंने क्या बनवाई थी, बिल्डिंग्स बनवाई, उन्होंने जो है वो किले बनवाए, उन्होंने बड़ी बड़े ताजमहल बना दिया, और दूसरी तरफ देखें तो बाहर यूनिवर्सिटीज बन रही थी। तो ये एक किस्म का एक किस्म की जो क्या थी, एक चीज थी जो लोगों के दिल में वो नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता उभरती है। तो बेसिकली उनकी इमेज क्या हो रही थी, मुसलमानों की वो इरूजन इरूजन हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी उनकी प्रेस्टीज इन द सब कॉन्टिनेंट। हिज फॉर्मेटिव years were shaped by the decline of the Mughal empire। उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे ना, उनमें क्या हुआ था, वो देख रहे थे मुगल मुगल जो रूल था उनका डिक्लाइन उन्होंने देखा था, which instilled in him a sense of urgency concerning the plight of the Muslims in the country। Okay, increasing dominated
by the British colonial forces and the Hindu social ascendancy. ओके, हिंदुओं की क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी सोशल पोजीशन, वेयर इज मुसलमान क्या थे, डोमिनेंट थे, उनकी प्लाइट इंक्रीज हो रही थी, राइट, उनकी तबाही। ओके, his life's work would focus on educational रिफॉर्म्स, उनकी जो लाइफ थी वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे कर रही थी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। fostering a sense of the national identity among the Muslims, educating for their rights in a rapidly changing socio-political landscape। वो क्या करते थे, फोस्टर करते थे सेंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, ओके, among the Muslims, educating for their rights in rapidly changing socio-political landscape। अब वो चाह तो ये रहे थे कि उनकी आइडेंटिटी क्या रहे, वो एजुकेशन हासिल करें, अपनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स करके वो उनकी सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी को क्या बरकरार करना चाह रहे थे, उनको उनके राइट्स पे काम किया उन्होंने, सोशो पॉलिटिकल लैंडस्केप पे उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करने की कोशिश की। आगे हम लोग देखें तो प्लाइट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द रिबेलियन। अब बैकग्राउंड ये है कि हुआ क्या था कि 1857 में क्या हुआ था, रिबेलियन हुई थी, प्लाइट ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 में बगावत हुई, रिबेलियन हुई, तब से क्या हुआ, इंडिया के मुसलमानों की एक फ्लाइट जो होती है ना, बुरा टाइम, वो शुरू हुआ था। आफ्टर में तो 1557, 1857 रिबेलियन, ऑल्सो नोन एज सिपाही म्यूटिनी, इसे हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, मार्क द ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट फॉर द मुस्लिम्स। ये एक ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट थी मुसलमानों के लिए। ओके, जो रिबेलियन हुई थी 1857 बाय Sir Syed Ahmad Khan observed the rebellion was not a unified war of independence, but rather an insurrection, okay, led by the disillusioned sepoy। okay, अब ये क्या था, सर सैयद अहमद खान तो सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे कि रिबेलियन वाज नॉट अ यूनिफाइड वॉर, ये यूनिफाइड वॉर नहीं है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बट ये एक क्या है, इंसरेक्शन है जो लीड करी है डिसइल्यूजन सिपाही। Muslims who had been the rulers before the British dominance found themselves ostracized, okay, and marginalized। पहले जो मुस्लिम्स क्या हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे ब्रिटिश की डोमिनेंस से पहले, अब वो क्या, ऑस्ट्रसाइज, बेदखली और मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं। ओके, द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड policies that further alienated Muslims, relegating them to the status of second class citizens, while the Hindus began to assert their influence in the various spheres of the life। अब उससे क्या हो रहा था कि मुसलमानों की और मुसलम ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी ना, उससे मुसलमान और ज्यादा एलियनेटेड हो रहे थे, अलग हो रहे थे, और क्या हो रहा था, उनको सेकंड क्लास का दर्जा दिया जा रहा था। और उस उदाहरण देखे तो हिंदू क्या कर रहे थे, वो अपना असर बढ़ा रहे थे, इन्फ्लुएंस उनका बढ़ रहा था, राइट। अब देखिए, मैंने इधर कोटेशन लिखी है जो आपके लिए जरूरी है, आप भी लिखा करें। सर सैयद Sir Sayyid's primary concern was to alleviate the status of the Indian Muslims, which had drastically declined post rebellion। अब सर सैयद अहमद खान का प्राइमरी कंसर्न क्या था, ताकि वो एलिविएट कर सकें जो मुसलमान स्टेटस है ना इंडिया के मुसलमानों का उस टाइम, which had drastically declined post rebellion। ये जो रिबेलियन वॉर हुई थी, रिबेलियन हुई थी, उसमें क्या हुआ था, उसके बाद उनका जो है इमेज खराब हो गई थी, ड्रास्टिकली वो डिक्लाइन हो रही थी, तो उसको उन्होंने इम्प्रूव करने की बात की। इन अ मेमोरेंडम इन अ मेमोरेंडम टाइटल असबाब बगावत हिंद, उन्होंने जो मेमोरेंडम लिखा था असबाब बगावत हिंद में, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, राइट, ये उसका नाम था। ही आइडेंटिफाइड द ग्रीवेंसेस एंड called for the Indian representation in governance to bridge the gap between the British government and the Indian populace।
अब उसमें उन्होंने किस चीज की बात की थी कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, फाइंड आउट किए थे मुसलमानों के ग्रीवेंसेस ग्रीवेंसेस, और उन्होंने कहा था कि इंडियन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए गवर्नेंस में, ताकि वो ब्रिज करे गैप को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द इंडियन पॉपुलस में है। ओके, to bridge the gap between the British government and Indian populace, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो ये रूलर्स थे, और ये इंडिया के जो लोग थे, मुसलमान हो या हिंदू, ये क्या थे, मुस्लिम्स फिर भी अच्छी वो नॉन मुस्लिम्स जो थे, हिंदू जो थे, वो फिर भी अच्छी पोजीशंस पे थे, क्योंकि उन्होंने लर्निंग करना शुरू की थी, उन्होंने इंग्लिश पढ़ना शुरू की थी। ऑन द अदर एंड मुस्लिम्स वर मोर रिलक्टेंट, वो ये थे कि वो अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो यही सोच रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे अंग्रेजी पढ़ के, राइट। तो अब सर सैयद अहमद खान ने अपना काम शुरू किया कि नो, यू नीड टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ओके। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं सर सैयद अहमद खान फैमिली बैकग्राउंड एंड अर्ली लाइफ। ओके, तो सर सैयद अहमद खान की जो है वो हेल्ड फ्रॉम द डिस्टिंग्विश्ड lineage engaged in services to the Mughal court and subsequently to the British administration। अब इनका वास्ता जो था वो पहले से ही ब्रिटिश के साथ अच्छा था, क्योंकि इनकी फैमिली भी सर्व कर चुकी थी। अब उन ये मुगल कोर्ट में भी सर्व कर चुके थे, और सब्सिक्वेंटली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका अच्छा क्या रहा था, एंगेजमेंट रही थी। ओके, हिज ग्रैंडफादर जो थे फरीदुद्दीन अहमद सर्व्ड एज अ नोटेबल roles, and his legacy instilled in Sir Syed a profound commitment to public service। इनके ग्रैंडफादर जो थे उनका नाम था फरीदुद्दीन अहमद, वो सर्व कर चुके थे नोटेबल रोल्स किसकी, आई मीन, एंड दिस लेगेसी इंस्टिल्ड इन सैयद अहमद खान, और उनकी जो लेगेसी थी वो जो सर्व कर चुके थे, तो एक असर होता है ना, जो जिनके साथ आप गुजारते हैं या सर्व कर चुके होते हैं, तो सर सैयद अहमद खान को भी क्या था, बहुत ही ज्यादा ये चीज उनके भी माइंड में थी। अ प्रोफाउंड कमिटमेंट, एक कमिटमेंट थी ये उनके माइंड में टू पब्लिक सर्विस। ओके, बाय 18 ही मास्टर्ड अरबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। अब देखें 18 इयर्स की एज में उन्होंने मास्टर मतलब एक किस्म का कमांड हासिल किया था डिफरेंट चीज़ों में, जैसे अरबिक हो गया, पर्शियन हो गया, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, laying the groundwork for his intellectual pursuits and cementing his belief in the power of knowledge and education as a tools for social upliftment। ओके, आगे हम लोग पढ़ें his various career roles from judge in Delhi to chief justice in Muradabad। उनके जो है वो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि उनका इंटेलेक्चुअल परसूट जो था, सीमेंटिंग हिज बिलीफ इन पावर ऑफ द नॉलेज एंड एजुकेशन, जिससे कि वो खुद ही बड़े एजुकेशनलिस्ट थे, राइट। उन्होंने देखी इतनी सारी चीजें पढ़ी हुई थी, वो एजुकेटेड बंदे थे, तो उनको भी क्या था कि उनको पता था एजुकेशन का पावर क्या है। ओके, सोशल अपलिफ्टमेंट में। तो आगे हम लोग पढ़ें तो his various career roles from the judge in the Delhi to chief justice in Muradabad reflected his a deep engagement with the legal and administrative practices of British India, जैसे कि उनका अच्छा रोल रहा था, क्योंकि वो चीफ जज जस्टिस भी रहे थे और जज भी रहे थे दिल्ली में। मुरादाबाद में वो चीफ जस्टिस थे और जज थे वो दिल्ली में, तो रिफ्लेक्ट करता है किस्म की डीप किस्म की इंगेजमेंट इसमें लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में ब्रिटिश इंडिया में हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेनिटी ऑफ द आइडियाज, अब अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, ये मैंने आपके लिए डिजाइन किया है,
ये चीज ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे होंगे ना, तो ये चीज अगर आप बना लेंगे तो आपका इम्पेक्ट अच्छा पड़ेगा, राइट। एजुकेशन आता है, रिफॉर्म आता है और यूनिटी आता है। ओके, ये तीन चीजें आती हैं टेरिनिटी ऑफ आइडियाज में। उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या था? एजुकेशन, रिफॉर्म एंड यूनिटी सेंट्रल टू द सर Sayyid vision was what can be termed his trinity of the ideas education, reform, and unity. He believed that through education, Muslims could regain their social and the economic standing. Okay, उनका एजुकेशन, जो उनका आइडिया था उसका बेसिकली क्या मकसद था कि मुस्लिम्स को रीगेन सोशल एंड इकोनॉमिक स्टैंडिंग। एजुकेशन के जरिए वो क्या कर सकें, अपनी जो स्टैंडिंग है, अपनी एक पोजीशन है, अपना जो वो इतने ईयर्स तक, सालों तक जिसे मुगल्स थे वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, राइट। तो अब देखें, वो चाह रहे थे कि जो प्रीवियस पोजीशन थी मुसलमानों की, मुसलमान जो थे वो रूलर्स थे, तो उनकी वो बरकरार रहे, उनकी सोशल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक जो है स्टैंडिंग वो कायम रहे। और उनकी विजन जो थी, विजन फॉर द, अब विजन जो है, विजन वर्ड आपको बता दूं कि विजन का मतलब क्या होता है। विजन मीन्स आप जो आपने गोल सेट किए हैं, या आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। विजन, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, ठीक है, उसका मिशन ये है कि वो क्या कर रही है, राइट। मतलब कौन से प्रोडक्ट बना रही है, कौन सी सर्विसेज दे रही है, वो उसका मिशन हो गया कि वो कर क्या रही है। विजन होता है कि हम लोगों को अचीव क्या करना है, फ्यूचरिस्टिक होता है, फ्यूचर के बारे में होता है। जो आ, हमारा मकसद होता है ना, उसको अचीव कैसे करना है, विजन क्या है हमारी, राइट। जैसे गूगल है, तो गूगल क्या करेगा कि मैं दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन लोगों को दूं फ्यूचर में या अभी भी, राइट, रिवाइव करूं खुद को। पर अगर मिशन देखें तो वो क्या है, एक सर्च इंजन है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसका काम क्या है ये वो ये बताता है। तो विजन जो होती है, सपोज करें मैं अगर आपसे अभी पूछूं कि आपकी विजन क्या है, अगर आप कोई बंदा होगा वो कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, कोई बनेगा बोलेगा कि जो है वो मैं जो है वो सीए पढ़ रहा हूँ, अगर कोई ऐसा होगा वो बोलेगा मैं तो अभी एससी सीए पढ़ रहा हूँ, जो है वो दूसरा कहेगा मैं तो सीएसपी बनना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल बाद आप क्या बनेंगे और क्या होंगी आप, तो ये आपकी विजन होगी कि मैं खुद को 2 साल के बाद जो है वो एक प्रोग्रेसिव, एक जो है वो सर्टिफाइड खुद को सीए देखूंगा, देखना चाह रहा हूँ, या मैं कमिश्नर देखना चाह रहा हूँ खुद को, या मैं एज ए डॉक्टर देखना चाह रहा हूँ, ओके, सर्जन देखना चाह रहा हूँ खुद को, तो ये आपकी विजन होगी। तो वैसे ही सर सैयद अहमद खान की विजन फॉर द रिफॉर्म क्या था? ओके, इंक्लूडेड डिस्कार्डिंग इरेशनल डोगमास। वो क्या चाह रहे थे कि वो खत्म करें ये जो इरेशनल किस्म के, राइट, लॉजिकल जो चीजें नहीं होती, इरेशनल होती हैं वो चीजें, तो वो क्या है, इरेशनल डोगमास को खत्म करना इन एडॉप्टिंग द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। जो मॉडर्न साइंटिफिक थॉट है उसको क्या करना, अडॉप्ट करना। सो एंड देयर बाय इनकरेजिंग स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्या करना, इनकरेज करना स्पिरिट ऑफ द इंक्वायरी अमंग हिज कम्युनिटी। लास्टली ही emphasizes the importance of the unity। अब ये सारी चीजें कैसे अचीव होंगी, यूनिटी होगी ना अगर आप में, तभी अचीव होंगी। अब ये देखें ना, अब सर सैयद अहमद खान ने जब एजुकेशन के रिवाइवल की बात की थी और इंग्लिश एजुकेशन को हासिल करने की बात की थी, तो हमारे नदवतुल उलमा जो इंस्टीट्यूट्स थे, इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस, वो बन गए थे, दूसरे इंस्टीट्यूशंस बन गए थे। तो ये क्या था, हम लोगों में ना यूनिटी नहीं थी। हम लोग जो है वो, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट थी मुसलमानों की। कोई एक बात कर रहा था, कोई ग्रुप था जो दूसरी बात कर रहा था, तो हम खुद ही डिवाइडेड थे। तो सर सैयद अहमद खान ने यूनिटी की बात की थी बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ द इस्लाम, जैसे डिफरेंट सेक्ट्स हैं इस्लाम के, एंड अर्ज मुस्लिम्स टू प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट टू सिक्योर देयर राइट्स। उन्होंने अर्ज किया था मुसलमानों को कि वो क्या करें, प्रेजेंट करें यूनाइटेड फ्रंट, एक यूनाइटेड किस्म का फ्रंट, मतलब ऐसा
एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो सिक्योर करें राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स को। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टेरेनिटी ऑफ द आइडियाज। ये पूछा जाता है, आप इसको क्या करना है, आपको जहन में जरूर रखना है इस चीज को। आगे में अगर आपको बताऊं तो एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, राइट, वो कैसे इंटर हुए थे पॉलिटिक्स में। सर सैयद अहमद खान एंट्री इनटू द पॉलिटिकल realm was primarily influenced by the consequences of the 1857 rebellion। ओके, उनका एंट्री हुई थी जो पॉलिटिकल realm में, वो प्राइमरली इसलिए हुई थी जो कॉन्सिक्वेंसेस थे 1857, जो बगावत बगावत हुई थी ना, उसकी वजह से। वेयर while serving as a judge he witnessed the British reprisal and the growing mistrust between the Muslims and Hindus and the Muslims। अच्छा, जैसे कि वो जज सर्व कर चुके थे तो वो खुद विटनेस से, वो खुद देखते थे कि ब्रिटिश रेप्रेजल्स जो है, ब्रिटिश की बढ़ती हुई जो मिसट्रस्ट है, और वो जो ब्रिटिश जो है वो एक किस्म का भरोसा उठ जाना, या उनका जो गुस्सा होता है, एंगर या रेज होती है एक किस्म की हिंदू एंड मुसलमानों के लिए, वो खुद वो आंखों से अपनी विटनेस कर रहे थे। तो हिज लॉयलिटी टू द ब्रिटिश ड्यूरिंग हिज टर्बुलेंट पीरियड डिस्टिंग्विश्ड हिम फ्रॉम अदर लीडर्स, जैसे कि वो लॉयल थे ब्रिटिश के साथ टर्बुलेंट टाइम में। टर्बुलेंट होता है जब एक अफरा तफरी वाला टाइम, जब ये रिबेलियन हुई थी तो वो ऑब्वियसली इट वाज द टर्बुलेंट टाइम, राइट। तो वो सबसे अलग नजर आए, राइट, अदर लीडर से वो डिफरेंट थे उस टाइम के। He believed that the cooperation with the British was essential for the Muslims to secure their political and the social rights। वो ये बिलीव करते थे कि मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि वो सिक्योर करें अपना पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स को। और he expressed his conviction when he wrote, we must recognize the British as our rulers and work with them constructively। उन्होंने ये कहा था, एक्सप्रेस किया था अपने इरादों में, लिखा भी था ये कि हमें क्या करना चाहिए, मान लेना चाहिए जो ब्रिटिश हैं कि ये हमारे क्या है, रूलर्स हैं। द वर्क विद देम कंस्ट्रक्टिवली, हमें क्या करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिवली उनके साथ काम करना चाहिए। द pragmatic व्यू was instrumental in shaping his later educational and the political initiatives। अब ये जो pragmatic मीन्स प्रैक्टिकल एक व्यू था, was instrumental, वो क्या था, इंस्ट्रूमेंटल था वो शेप करने में एजुकेशनल पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स। ओके, जैसे कि उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था एजुकेशन पे। अब ये जो मैंने कोटेशंस लिखी है ना, वो आपको जरूर याद करनी चाहिए होंगे, आप लिखना एग्जाम में जरूर। एजुकेट एजुकेट एजुकेट, सेंट्रल टू सैयद विजन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम्स वाज हिज मंत्रा। उनकी मंत्रा क्या थी? अब मंत्रा पता है क्या होता है? अगर आप बिजनेस आपने पढ़ा हो, अगर आपने मार्केटिंग पढ़ा हो, तो मंत्रा ये होता है, आप अब ये जैसे ब्रांड्स होते हैं ना, डिफरेंट ब्रांड्स, जैसे टक हो गया, तो टक की ब्रांड मंत्रा क्या होती है? हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। डालडा हो गया तो जहां ममता वहां डालडा, राइट। तो ये क्या होती हैं ये, मतलब ये इसे कहते हैं हम लोग ब्रांड मंत्रा कहते हैं। ये मंत्रा होती है, ये हर ब्रांड की अलग अलग ब्रांड मंत्रा होती है। ओके, जैसे माउंटेन ड्यू बुझा दे प्यास, राइट, ये ऐसे ये होती हैं ब्रांड मंत्रा ब्रांड्स की। तो सर सैयद अहमद खान की मुसलमानों के लिए मंत्रा क्या थी कि वो फ्यूचर में मुसलमानों को, एक तो उनकी विजन थी कि अपलिफ्टमेंट मुसलमानों की, और मंत्रा ये थी कि एजुकेट एजुकेट एजुकेट, खुद को एजुकेट करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो। He recognized that the lack of the modern education was the principal reason for the Muslim backwardness in British India। तो ओके, वो बेसिकली रीजन ये देते थे कि मुसलमान जो है उनकी जो लेक ऑफ मॉडर्न एजुकेशन है, वो मॉडर्न एजुकेशन में क्या है, उनका लेक है। तो ये एक प्रिंसिपल रीजन है
फॉर द मुस्लिम बैकवर्डनेस, मुसलमानों की बैकवर्डनेस के लिए एक प्रिंसिपल रीजन है इंडिया में। ओके, टू काउंटर एक्ट दिस ही फाउंडेड द सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए, मोस्ट नोटेबली द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने बनाया मुसलमानों की एजुकेशनल रिवाइवल के लिए, which later evolved into the Aligarh Muslim University. वो कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बना, and his educational methodology emphasizes the blend of the Western scientific knowledge with the traditional Islamic teachings, aiming to prepare Muslims for the participation in the most modern so, societal frameworks. ओके, अब ये एम्फसाइज क्या करता था, उनकी जो मेथडोलॉजी थी वो क्या थी, वो ब्लेंड था, मिक्स था। उसमें वेस्टर्न एजुकेशन नॉलेज भी थी और ट्रेडिशनल इस्लामिक नॉलेज की टीचिंग्स भी थी। वो एम कर रहे थे, मकसद ये था उनका कि वो प्रिपेयर करें मुस्लिम्स को की पार्टिसिपेशन मॉडर्न सोसाइटल फ्रेमवर्क के साथ। ओके, जिससे कि महात्मा गांधी ने भी ये रिकॉग्नाइज किया था द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस व्हेन ही नोटेड कि सर सैयद अहमद खान वाज द प्रॉफिट ऑफ द एजुकेशन। सर सैयद अहमद खान के बारे में गांधी ने ये कमेंट्स दिए थे। उन्होंने क्या किया था, रिकॉग्नाइज किया था कि सर सैयद अहमद खान क्या है, प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन है। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। His emphasis on education was poetically expressed in his advocacy, reflecting a deep love for learning. अब उनकी जो मोहब्बत थी ना एजुकेशन के साथ, उनका जो डीप लव था ना लर्निंग के साथ, वो क्या था, इल्म ही से मिलता है हर दिल को सुकून, इल्म ही से बढ़ता है हर कौम का शान। ओके, ये उन्होंने क्या लिखा था, एक्सप्रेस किया था। ओके, इसका मतलब ये है कि नॉलेज ब्रिंग्स पीस टू एवरी हार्ट। ओके, थ्रू नॉलेज एवरी नेशन राइजेस इन एस्टीम। ये आपको अगर आप लिखेंगे ना एग्जाम में, ये बड़ी जो है वो, मैं आपको क्या कहूँगी, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी दिल से नोट्स बनाए हुए थे मैंने। या पर चले देख लेते हैं। तो ये देखें, ये अगर आप लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे ना एग्जाम में, और ये कोटेशंस आप इतनी अच्छी अच्छी लिखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स में से बनाए हुए थे अपने नोट्स, राइट। तो या आगे चलते हैं। Hindus and the Muslims are two irreconcilable nations. Okay, ये दो अलग अलग nations हैं, irreconcilable nations हैं। अब उन्होंने लिखा क्या था, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। Okay, the socio-political landscape जो है, okay, particularly the Hindu उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है। अब देखें इवेंट्स कौन कौन से थे जिन्होंने ये उनको फील करवाया कि मुस्लिम्स और हिंदूज अलग अलग नेशंस हैं। पहले तो ये बात करें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो हुई थी, प्रोमोटेड सर सैयद अहमद खान फॉर्म्युलेट द टू नेशन थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, उनको मजबूर किया, प्रमोट किया कि आप जो है वो फॉर्म्युलेट करें टू नेशन थ्योरी को, असर्टिंग दैट हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर डिस्टिंक्ट नेशंस। और ये क्या बोल रहे थे कि हिंदूज हैं और जो मुसलमान हैं वो अलग अलग नेशन हैं, इरिकंसाइलेबल इनकी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं। ओके, this perspective was a response to the cultural and political challenges. अब ये response था उनका, क्योंकि cultural and political challenges जो थे वो pause कर रहे थे by rising the Hindu nationalism. Hindu nationalism इतना increase हो रहा था, especially following the attempts to replace अटेम्प्ट किया थे कि वो रिप्लेस करें उर्दू को हिंदी के साथ एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन द वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो सर सैयद अहमद खान फेमसली रिमार्क किया उन्होंने कि द टू नेशन आर लाइक अ टू आईज, टू ब्यूटीफुल आईज ऑफ अ
ब्यूटीफुल ब्राइड। अब पहले तो ये उनका जो है वो, पहले वो ये कॉन्सेप्ट नहीं रखते थे, मैं आपको बताऊं। पहले वो कहते थे कि नहीं, हम लोग साथ रहेंगे, हम इतने सालों तक साथ रहे हैं, राइट। जैसे कायदे आजम का भी नजरिया ये सेम ही था, दूसरे मुस्लिम लीडर्स का भी नजरिया ये सेम ही था। पर जब उन्होंने खुद देखा कि वही ये हर चीज में जो है वो मुस्लिम्स को नीचा दिखा रहे हैं, और मुस्लिम्स को ये हर चीज में क्या कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। मुस्लिम की हर चीज में ये जो है वो उनको मसला है। जैसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हो गई, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू था वो हो गया, टू थर्ड मेजोरिटी का इशू हो गया। वो हम लोग मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, जो मेजर मेजर इश्यूज थे वो यही थे कि भाई हम मुसलमानों को टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुसलमानों को, और जो है वो सिंध और बलूचिस्तान को जो है वो अलग सूबा बनाया जाए मुसलमानों को। और अ, जो है वो दूसरी बात जो मैंने अभी कही आपको, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी थी, तो डिफरेंट चीजें थी, राइट। अब जैसे बंगाल का इशू था, राइट। तो ये सारी चीजें उन्होंने जब देखी ना, विटनेस की, तब भी उन्होंने क्या कहा कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि नो, वी आर डिफरेंट। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है वो अलग अलग नेशंस हैं। अब देखें पहले उनका ओपिनियन क्या था। वो कहते थे कि द टू नेशंस आर लाइक अ टू आईज ऑफ अ ब्यूटीफुल ब्राइड, इंडिया। टू नेशंस ऐसे हैं जैसे दो आंखें हैं, ब्यूटीफुल आंखें हैं किसी दुल्हन की, इंडिया में, ओके। indicating the necessity for both of the communities to exist while recognizing their distinctiveness। वो यही कह रहे थे कि हम लोग हैं तो डिस्टिंक्टिव, हम लोग जो है वो आइडेंटिटीज हमारी डिस्टिंक्टिव है, पर साथ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये एक किस्म की, वो क्या करे, बोल समझाना चाह रहे थे कि हमें को एग्जिस्टेंस अगर बरकरार रखनी है ना, तो एक दूसरे की इज्जत करनी पड़ेगी। हिज डिक्लेरेशन दैट द मुस्लिम्स आर अ नेशन, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि नहीं, मुसलमान एक अलग नेशन है। लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी एंड द पॉलिटिकल एस्पिरेशन। ठीक है, उसने ही ये फाउंडेशन डाल दी थी किसी सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की। अब जो आ जाते हैं हम लोग एफर्ट्स टू मेंड द ब्रिजेस। एफर्ट्स टू मेंड द ब्रिजेस में हम लोग, अगर मैं आपको जल्दी से पढ़ के बताऊं, ओके। In his efforts to mend the bridges between the Muslims and the British, Sir Syed Ahmad Khan sought to present the Muslims as a loyal subject of the British Empire, though his pamphlet Loyal Muhammadan of the India, published 1888 में, he urged for the cooperation between the two groups and attempted to dispel the misconceptions held by the British about the Muslims. His outreach efforts included the organizing the conferences and writing extensively to alleviate the mistrust between the communities, asserting we are not enemies but fellow travelers on this road of progress। अब हेडिंग से ही आप पता लगा लें कि उन्होंने एफर्ट्स की थी ताकि वो मेंड कर सके ब्रिजेस को, वो लॉयल साबित कर सके मुसलमानों को इन द आईज ऑफ द ब्रिटिश। वैसे ही उन्होंने पम्फलेट एक लिखा था जिसमें लिखा था कि लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ द इंडिया, कि मुसलमान जो हैं वो लॉयल हैं, वफादार हैं, वो रिबेलियन नहीं है, ओके। उनका 1857 की वॉर में हाथ नहीं है। उन्होंने ये पम्फलेट जो था वो जारी किया था 1888 में, तो ये भी आपको आना चाहिए। और आर्ग्यू कर रहे हैं, he argued for the cooperation between the two groups। उन्होंने जो मिसकॉन्सेप्शंस थी उनको डिस्पेल करने की कोशिश की थी जो ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान में थी, और उन्होंने एफर्ट्स किए थे जिससे कि उन्होंने ऑर्गेनाइज की कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने राइट किया एक्सटेंसिवली ताकि वो एलिविएट कर सकें जो मिसट्रस्ट होता है ना
mistrust between the communities, asserting we are not enemies, हम enemies नहीं हैं, पर ये जो हम लोग फेलो ट्रेवलर्स हैं ऑन दिस रोड ऑफ प्रोग्रेस, ये जो प्रोग्रेस की तरफ हमें जाना है, हम लोग उसी सेम रोड के मुसाफिर हैं। ओके, आगे हम लोग देखें, उन्होंने विजिट किया था इंग्लैंड का। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो मैं भी जो है वो, मुझे इतना वो बोलने की आदत नहीं है ज्यादा, पर मैं तभी इसको कंप्लीट करवाऊंगी आपको। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा। ओके, हम लोग आगे इसको कवर करते हैं कि विजिट टू इंग्लैंड। अब जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। तो Sir Syed Ahmad Khan's visit to England from 1869 to 1870 significantly influenced his views on education and the governance. Observing the British educational system, he appreciated his role in societal progress and sought to integrate its scientific and demographic values into reforms for the Muslims in India. Upon returning, he published the Aligarh Institute Gazette, fostering discussions on educational, scientific, and the cultural issues. While he admired the British system, he remained critical of the colonial rule, believing that the Muslims could benefit from engaging with the British governance. Okay, तो आसान उर्दू में मैं अगर आपको बताऊं तो जब उन्होंने इंग्लैंड को विजिट किया 1869 टू 70 तक, तो उन्होंने एक चीज देखी कि एजुकेशन एंड गवर्नेंस पे वो क्या थे, वो इन्फ्लुएंस थे बहुत ज्यादा। ब्रिटिश की एजुकेशन जो थी सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी, तो उन्होंने उसको क्या किया, अप्रिशिएट किया और सीख किया कि वो इंटीग्रेट करें इट्स साइंटिफिक एंड डेमोग्राफिक वैल्यूज को, राइट, मुसलमानों के लिए भी। उन्होंने आते ही क्या किया, पब्लिश की अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट को। ओके, अब मैं आपको दिख एक बात बताती हूँ। मैंने एक चीज देखी थी कि लोग जो है वो, ओके छोड़ दें उसको। अभी मैं ये चीज आपको दिखाती हूँ। पब्लिश जो वर्ड होता है ना, कोई भी आर्टिकल वगैरह, कोई भी रिटन में चीज है, वो किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही है, कहीं पे पब्लिश हो रही है, तो वो जो कंटेंट रिटन में होता है ना, उससे हम उसके लिए हम पब्लिश यूज करते हैं वर्ड। पर अगर कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड, राइट, विल बी अपॉन आवर चैनल। ओके, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं, तो इन चीजों का आप ख्याल रखा करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इन चीजों का ख्याल नहीं रखते। तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस जगह पे यूज होगा और कैसे यूज होगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं फोस्टरिंग डिस्कशंस ऑन द एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड द कल्चरल इश्यूज। ओके, उन्होंने उस पे क्या, किन चीजों पे डिस्कशंस किए थे, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल इश्यूज पे। ओके, आगे हम लोग देखें तो उन्होंने एडमायर किया था ब्रिटिश के सिस्टम को, एजुकेशन के सिस्टम को, पर वो क्रिटिकल थे, मतलब क्रिटिसाइज करते थे वो कॉलोनियल रूल को। बिलीव करते थे कि मुस्लिम्स कुड बेनिफिट फ्रॉम एंगेजिंग विद द ब्रिटिश गवर्नेंस, और ये वो बिलीव करते थे कि मुसलमान इस ब्रिटिश की गवर्नेंस से फायदा उठाएं, उनके साथ एंगेजमेंट जो है वो मामलात अपने दुरुस्त करें। ओके, आगे हम लोग देख लेते हैं। रिव्यू ऑफ हंटर्स द इंडियन मुसलमान्स। अब क्या हुआ था, सर Sayyid critically engaged with the William Hunters, the Indian Muslims, which portrayed the Muslims as declining. In his pamphlet, Royal Muhammadan of the India, he sought to counter the misconceptions about Muslim loyalty, asserting that they were faithful subjects of the British Empire. He urged Muslims to unite for the educational and the social progress, educating for
cooperation with the British while emphasizing their rights and contributions to India's fabric. अब था क्या कि सर सैयद अहमद खान जो है वो इंगेज हुए थे विद द विलियम हंटर्स द इंडियन मुसलमान्स, जो पोर्ट्रे क्या कर रहे थे मुसलमानों का जो एक डिक्लाइनिंग मींस एक गिरती हुई उनकी एक कंडीशन या पोजीशन या उनकी वैल्यू, उनको वो पोर्ट्रे कर रहे थे। पर उन्होंने क्या किया, सर सैयद अहमद खान ने अपना एक पंफलेट दिया, इसके बारे में सवालात भी आते हैं, जिसका नाम था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ द इंडिया। उन्होंने वो जो मिसकॉन्सेप्शन थी वो उन्होंने क्रिएट की थी मुसलमानों के बारे में, विलियम हंटर ने उनको क्या किया, काउंटर किया। ओके, और ये उन्होंने बताया कि मुसलमान लॉयल हैं, ये असर्ट किया कि वो फेथफुल हैं, और ब्रिटिश एम्पायर के सामने उन्होंने अर्ज किया मुसलमानों को कि वो यूनाइट हो जाएं और वो एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्रेस पे काम करें, ओके, कोऑपरेशन रखें ब्रिटिश के साथ, और एम्फसाइज किया देयर राइट्स एंड कंट्रीब्यूशंस टू इंडियाज फैब्रिक में। ओके, आगे आ जाते हैं, सर्विसेज को देखें, तो ये सर्विसेज हैं। ओके, ओह, ओके, ओके, थोड़ा सा ये हम लोग इसको कर लेते हैं अभी। अब जो सर्विसेज थी उनकी सर्विसेज में, पॉलिटिकल सर्विसेज में, आपके लिए जल्दी से रीड करके आपको एक्सप्लेन करना शुरू करती हूँ कि सर सैयद अहमद खान एडवोकेटेड फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स in the British administration. He emphasized the importance of reserved seats for the Muslims in the legislative councils and organized the Muhammadan Educational Conference as a platform to articulate the Muslim political aspirations. अब ये जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई थी ना, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जाके आगे उन्होंने वो क्या बनी, मुस्लिम लीग भी बनी, और ये सारी चीजें, मतलब ये शुरुआत थी, शुरुआत में उन्होंने ये बनाई थी। अब उनमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने की बात की थी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमानों की। ओके, एंड एम्फोसाइज किया कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ द रिजर्व्ड सीट फॉर द मुस्लिम्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों की सीट क्या हो, वो रिजर्व होनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस की, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये प्लेटफॉर्म था ताकि वो आर्टिकुलेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें मुस्लिम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को। ओके, कि वो मुसलमान चाहते क्या हैं, उनकी एस्पिरेशंस क्या हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। सोशल सर्विसेज में अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग सोशल सर्विसेज को देखें तो सर सैयद अहमद was a strong proponent of the social reforms, particularly in the areas of the women rights and the social customs. He advocated for the abolition of the polygamy and the removal of the Hindu influences from the Islamic practices. He also emphasized the modern and the social customs to eliminate extravagant display and promote a more rational approach to individual and the collective well-being. ओके, उनका मकसद ये था कि वो क्या करें, वो मुसलमानों के राइट्स को, सोशल राइट्स में पार्टिकुलरली वुमेन के राइट पे बात करते थे, सोशल कस्टम्स पे बात करते थे, और वो चाहते थे कि ये जो पॉलीगेमी है वो खत्म हो, रिमूवल ऑफ द हिंदू इन्फ्लुएंस हो, हिंदुओं का जो राज चल रहा है और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म होना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए उनको, जैसे कि वो इन्फ्लुएंस करते थे इस्लामिक प्रैक्टिसेस को। अब बहुत सारे इवेंट्स हुए थे, जैसे वर्धा स्कीम था, वंदे मातरम था, राइट, तो ये डिफरेंट चीजें हुई थी। तो ये क्या कर रही थी, वो इन्फ्लुएंस कर रही थी इस्लामिक प्रैक्टिसेस को, जो गलत था। ही आल्सो एम्फसाइज्ड द मॉडर्नाइजेशन इन द सोशल कस्टम्स, वो एम्फसाइज करते थे मॉडर्नाइजेशन को सोशल कस्टम्स में। ओके, वो एलिमिनेट करना चाह रहे थे एक्स्ट्रावेगेंट डिस्प्ले जो होती है ना उसको। ओके, एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं खर्चाऊ जो होता है ना, जो ज्यादा शो ऑफ करे उसको, और प्रमोट करना चाह रहे थे मोर रेशनल अप्रोच टू इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिव वेलबींग। ओके, रेशनल अप्रोच एडॉप्ट करना चाह रहे थे। अगर हम लोग आगे देखें ना, तो एजुकेशनल सर्विसेज में
एजुकेशनल सर्विसेज की बात करें तो हिज crowning achievement was establishing the Mohammedan Anglo-Oriented College बनाया उन्होंने, right, एक चीज ये in Aligarh में, which become the synonymous with the modern Muslim education in India, and the college focused on the Western style curriculum alongside traditional Islamic teachings. दोनों पे focus करता था, Western style पे भी और traditional Islamic teachings पे भी। और क्या कर रहा था कि कि aiming to create a new generation of the educated Muslims who could engage constructively in the society। एलिमिनेट करना चाह रहे थे इस चीज को कि वो क्रिएट करें न्यू जनरेशन ऑफ द एजुकेटेड मुस्लिम्स, एक नई जनरेशन किसकी, पढ़े लिखे मुसलमानों की, जो क्या करें, एंगेज करें, कंस्ट्रक्टिव बनाए, कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी और रिलीजियस सर्विसेज में देखें। While he educated for the modernization and the rationality within the religious discourse, he also emphasized the need for the Muslims to adhere to their faith. He encouraged a reformed interpretation of the Muslim Islam that was compatible with the modernity. This was evident in his work Tabinul Kalam, which aimed to clarify misconceptions about the Islamic teachings। Okay, religious services में क्या कर रहे थे वो, modern and rationality, मतलब एक rational कहते हैं intellectual, right, और religion में वो modernization and rationality लाना चाह रहे थे, and emphasize करते थे वो किस पे, मुसलमानों के लिए कि ये क्या रहे, अपने फेथ पे भी कायम रहें। इनकरेज करते थे वो किस चीज को, रिफॉर्म्ड इंटरप्रिटेशन इस्लाम की, ओके, और कंपेटेबल जो हो मॉडर्निटी के साथ भी। और उन्होंने क्या किया था, एविडेंट था, ये वाजे था तबीनुल कलाम में से, विच ही एम्ड टू क्लासिफाई misconceptions about Islamic teachings, जिसमें उनका एम क्या था कि वो क्लैरिफाई करें जो गलत चीजें हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस्लामिक टीचिंग्स के बारे में, उसको। ओके, लास्ट ईयर्स में उन्होंने क्या किया था, उनको ब्लैक लिस्ट फेस करना पड़ा था ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स से, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में क्या था, उनका व्यू जो था वो मॉडर्नाइज था बहुत ज़्यादा, और इंगेजमेंट थी उनकी उठना बैठना था ब्रिटिश के साथ, विद सम ब्रांडिंग हिम द काफिर। इसकी वजह से उनको क्या, लोगों ने कहा ये तो काफिर है। डिस्पाइट this he remained committed to the education and until his death 1898 में, famously stating to refuse the knowledge is the refuse life itself। अब देखिए कितनी अच्छी कोटेशंस हैं, अगर आप रिफ्यूज करेंगे ना नॉलेज को, तो आप अपनी लाइफ को रिफ्यूज कर रहे हैं। इज लाइक, ओके, refusing life itself। ओके, branded as a kafir। सर सैयद अहमद खान को, जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, वो उन्होंने क्या किया, क्या क्या कहा था कि ये काफिर हैं। ओके, उलमा इस्लामिक स्कॉलर्स उन्होंने ब्रांड किया उसको, कहा उनको हेरेटिक एंड काफिर, कि ये फेटलिस्टिक हैं, कट्टर हैं, ये काफिर हैं। ओके, बिकॉज ऑफ हिज कॉल्स फॉर द रेशनलिज्म एंड रिफॉर्म, क्योंकि वो चाह रहे थे कि रेशनलिज्म आए, राइट, वो चाह रहे थे रिफॉर्म्स को। एंड डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, सर सैयद steadily promoted the message of the modern and education among the Muslim population। He argued the way forward lies in reform, not regression। Okay, तो चैलेंजेस तो बहुत आए उनकी जिंदगी में, पर वो उन्होंने अपना मैसेज क्लियरली बताया। ओके, कि एजुकेशन जो है वे फॉरवर्ड लाई करता है इन द रिफॉर्म, नॉट रिग्रेशन। ओके, रिफॉर्म में लाई करता है, रिग्रेशन में नहीं। सक्सेस की बात करें, हिज सक्सेस इन डिस्पेलिंग द ब्रिटिश डिस्ट्रस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। ओके, कैसे उनको सक्सेस मिली,
जो डिस्ट्रस्ट था ब्रिटिश का मुसलमानों पे, तो उनकी सर्विसेज जो थी ना ड्यूरिंग सर्विसेज 1857 में रिबेलियन में, उनकी राइटिंग जो थी वो एम करती थी कि वो रिड्यूस करें ब्रिटिश का डिस्ट्रस्ट, ओके, प्रमोट करें लॉयल्टी एंड पॉजिटिव इंगेजमेंट मुसलमानों की ब्रिटिश गवर्नेंस में, एंड फोस्टर करें बेटर रिलेशनशिप, स्टेटिंग वी मस्ट रिमूव द शेडोज ऑफ सस्पिशन, वी आर ऑल इंडियंस, हमें क्या करना चाहिए, सस्पिशन, क्या उन्होंने बेसिकली क्या किया, आई वाज लाइक ओके, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि उन्होंने मुसलमानों की पॉजिटिव इमेज इम्प्रूव करना चाहिए, और ये जो सस्पिशन था ना मुसलमानों के लिए, उन्होंने उस चीज को खत्म किया, ओके। हिज हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी क्या थी हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट में, हॉलमार्क ऑफ सर सैयद अहमद करेक्टर वाज अनवेवरिंग डिग्निटी था उनकी करेक्टर में, ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट था, बिलीव करते थे खुद पे, मुसलमानों पे, ताकि वो क्या करें, शुड नॉट सेटल फॉर द सेकंड क्लास स्टेटस, वो कहते थे कि आप पढ़ो लिखो ताकि आपको ये जो सेकंड क्लास स्टेटस है वो ना मिले, एंड स्ट्राइव फॉर द इक्वालिटी, इक्वालिटी पे क्या करें आप फोकस करें, ओके। मेरिट एंड एजुकेशन से काम लें, और उनके जो इरादे थे वो क्या करते थे, गाइड करते थे इंटरेक्शन विद द ब्रिटिश अथॉरिटीज एंड द ब्रॉडर इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में, वो आगे देख लेते हैं। एस्टीम एन एस्टीमेट ऑफ द सर सैयद अहमद खान पॉलिटिकल स्टेचर, ओके। जो है वो एक पिवोटल पिवोटल फिगर थे मुसलमानों के लिए मुस्लिम नेशनलिज्म ऑफ द इंडिया में, ओके। वो क्या करते थे, उनके इनिशिएटिव्स और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज जो थी वो इंस्पायर करती थी लीडर्स को, जैसे कि जिन्ना थे, एंड कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान बनने बनने में उनको हेल्प मिली। एम्फोसाइज एजुकेशन एज अ मींस फॉर द एम्पावरमेंट एंड द रिकॉग्नाइजिंग द मुस्लिम आइडेंटिटी, जो एम्फोसाइज किस पे करते थे, एजुकेशन पे, मींस एम्पावर करते थे, एम्पावर करने में मुसलमानों की जो आइडेंटिटी थी ना उनको रिवाइव करने में उनका काम रहा था। ही सिग्निफिकेंटली शेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट इन द लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी। वो क्या कर रहे थे कि सिग्निफिकेंटली पॉलिटिकल एक जो उनकी पोजीशन थी उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे 19th एंड 20th सेंचुरी में, ओके। सर सैयद अहमद खान नोटेड, Sir Syed Ahmad was the first Indian Muslim who felt the need for the fresh orientation of the Islam and worked for it. Okay, ये इनकी कोटेशन है। अब आ जाते हैं फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी थी, जैसे कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस करवाई, ओके। द इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, फाउंडेड इन 1885 में, मार्क्ड द पिवोटल मूवमेंट इन इंडियाज पॉलिसीज highlighting the Hindu-Muslim political divergence while the Congress aimed for the Indian nationalism. ओके, और से सैयद अहमद खान आर्ग्यू कर रहे थे फॉर द डिस्टिंक्ट मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पेविंग द वे फॉर पाकिस्तान, ओके। एम क्या था बेसिकली कि मुसलमानों की जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज, पॉलिटिकल इमेज, रिप्रेजेंटेशन कायम रहे, ओके। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल डाइवर्जेंस जो है वो रहेगी तो सही, पर उनमें क्या होना चाहिए, वो जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को भी आप देख लें, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और उन सूबों के इश्यूज कितने हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप बताएं, कि ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं पॉलिसी डायरेक्शन पे, कि ये सारी चीजें उनकी जितनी भी थ्योरीज थी जो उन्होंने काम किया वो पाकिस्तान बनने में उसकी कैसे हमें मदद मिली, ओके। इन्फ्लुएंस किया मुस्लिम लीडर्स को लेटर ऑन, ओके। डिमांड किया सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ही emphasized his emphasis on the Muslim identity, distinct cultural practices, उनकी जो emphasis थी ना मुस्लिम आइडेंटिटी पे, वो एक distinct cultural practices
के लिए क्या थी, नेसेसरी थी फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फोर शेडोड द कॉल्स फॉर द नेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये फोर शेडो करते थे फॉर द नेशनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये सारी चीजें आसान लिखी हुई हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या था कि मुसलमानों को एक पॉलिसी डायरेक्शन दी कि भाई देखिए, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी आपकी अलग है, मुसलमानों की आइडेंटिटी अलग है। ओके, आपको डिमांड करना चाहिए अपने लिए सेपरेट मुल्क, सेपरेट स्टेट, कंट्रीब्यूट करें क्रिएशन फॉर द पाकिस्तान। ओके, और ये सारी चीज़ों ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए। ओके, हिज थॉट ऑन द राइट्स ऑफ ईच मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड। वो जो टू नेशन थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जो राइट्स ऑफ ईच मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड। ओके, हर किसी के राइट्स क्या होने चाहिए, रिकॉग्नाइज भी होने चाहिए और रिस्पेक्टेड भी होने चाहिए। कंक्लूजन पे आऊँ तो जल्दी से पढ़ लूँ। सर सैयद अहमद खान्स life and work were dedicated to uplift the Muslim community through education, fostering the sense of the nationalism. Okay, तो ये सारा क्या है, इसका कंक्लूजन है कि भाई सर सैयद अहमद खान का कैसे उन्होंने डेडिकेटेड तरीके से अपलिफ्ट किया मुसलमानों को, एजुकेशन पे जोर दिया, फोस्टर किया नेशनलिज्म को। ओके, पॉलिटिकल राइट्स पे जोर दिया, contemporary discussions on the Muslim identity and Islam उस पे क्या किया, काम किया। साउथ एशिया में contributions remain vital, not only a historical reference points but also aspirations for the future generation for। ओके, तो ये था आज का क्लास। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ये ऐसा टाइम होता है कि मुझे भी नींद आने लगती है, तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से आज कंप्लीट किया है। राइट, पर एफर्ट्स आपको अगर अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने पर्सनल नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है ना, तो आप भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।